प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बलबन की उपलब्धियां और उसकी सफलताएं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई आंतरिक और बाह्य समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, और उसने किस तरह अपनी सूझबूझ, अपनी दृढ़ नीति, कठोर नीति के द्वारा अपने आंतरिक और बाह्य जो समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, उन पर विजय प्राप्त की। सबसे पहले हम बात करते हैं बलबन की पहली उपलब्धि की सफलता की, दिल्ली और दोआब के डाकुओं का दमन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये इल्तुतमिश के समय से ही थी ये समस्या कि जब मेवात का जो इलाका था, दोआब का जो इलाका था, कटेहर का जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो स्थानीय जो सरदार थे, जागीरदार थे, जो बड़े बड़े सैन्य संगठनों में, समूहों में दिल्ली तक आसपास के इलाकों पर छापामार पद्धति के द्वारा लूटपाट करते थे। जहाँ तक जो मिन्हाज भी लिखता है कि वो जो डाकू थे, वो जब महिलाएं तालाब पर पानी भरने आती थी तो उनके वस्त्र तक निकलवा ले जाते थे, उनको नग्न कर देते थे। कहने का तात्पर्य है कि मेवात, दोआब और कटेहर का जो क्षेत्र था वो डाकू लूटपाट आदि से आतंकी था, भयभीत था, लोग असुरक्षित थे। और जो दिल्ली से बंगाल जाने वाला जो मार्ग था, व्यापारिक मार्ग, वो भी, उस पर भी व्यापार असुरक्षित था, सुरक्षित नहीं था, भय का वातावरण था। इसलिए बलबन ने सबसे पहले इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया और उसने इस क्षेत्र में जो मेवात का जो क्षेत्र था, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पर कठोर सैन्य आक्रमण किए और वहाँ पर जो विद्रोही राजपूत सरदार थे, जागीरदार थे, उनको कठोरता से, निर्दयता से उनको दबाया और जंगलों को साफ कराया, वनों को साफ करवाया, जहाँ पर ये लोग छिप जाते थे। वहाँ पर उसने, बलबन ने दुर्ग बनाए, सैन्य चौकियां बनाई और सड़कें बनाई ताकि जो डकैती, लूटपाट की गतिविधियां, जो विद्रोही गतिविधियां हैं, उनको संरक्षण नहीं मिले, वो यहाँ छिप न सके। इसके बाद बलबन ने दोआब की तरफ ध्यान दिया, जिसका जो लूटपाट की गतिविधियां, जो भय और जो इनका केंद्र था विद्रोही गतिविधियों का, जिसमें कंपिल, पटियाली, भोजपुर, जलाली आदि प्रमुख थे। बलबन ने यहाँ पर विनाशकारी और कठोर सैन्य अभियान किए और हजारों डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों को हाथियों के नीचे को चलवा दिया, सैकड़ों को मौत के घाट उतार के उनकी खाल में भूसा भर दिया गया। यानी इतनी कठोर और विविध से सजाएं, यातनाएं दी गई कि लोगों में भय और आतंक स्थापित हुआ। वहां पर भी बलबन ने जंगलों को साफ कराया, वनों को साफ कराया, सड़कें बनवाई, सैन्य चौकियां बनाई और वहां पर उसने सैनिक रखे। इस प्रकार बलबन ने दोआब, मेवात, कटेहर, इसको क्षेत्र को डकैती, आतंक, लूट से मुक्त करवाया। ये उसकी पहली सफलता। दूसरी बात करते हैं कटेहर के हिंदू विद्रोहियों का दमन। दोआब के दमन के बाद शांति और बहाली के लिए कटेहर अर्थात रुहेलखंड का जो क्षेत्र था, वहां पर वहां के राजपूत सरदारों ने विद्रोह कर दिया और बदायूं और अमरोहा के जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने रुहेलखंड के राजपूत सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बलबन ने विद्रोहियों पर इतने भीषण विनाशकारी हमले किए कि खून की नदियां बहने लगी और हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, खाल में भूसा भरवा दिया गया और चौकियां बनाई। इस प्रकार कटेहर अर्थात रुहेलखंड में भी शांति व्यवस्था स्थापित की गई। तीसरा, बंगाल में तुगरिल के विद्रोह का दमन। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी बंगाल में तुगरिल के विद्रोह का दमन। बलबन ने अपने विश्वास पात्र और योग्य अमीर तुगरिल खां को
बंगाल का सूबेदार गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन जब बलबन अपने आंतरिक और मंगोल समस्या से जूझ रहा था, समस्याग्रस्त था, जब तुगरिल ने मौके का फायदा उठाया और अवसर की स्थिति देखते हुए 1279 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लगा। बलबन उसकी इस विद्रोही रुख से काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने अमीन खां को एक सेना लेकर तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। लेकिन अमीन खां तुगरिल के विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुआ और वो पराजित होकर वापस लौट आया। तो बलबन उससे अत्यंत नाराज हुआ और उसको फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार बलबन ने दूसरी एक और सेना लेकर तुगरिल के बंगाल के विद्रोह को दबाने भेजी, लेकिन इस बार वो सेना भी असफल रही। तीसरी बार बलबन स्वयं सेना लेकर बंगाल गया और बलबन को आता देखकर जो तुगरिल था वो अपनी राजधानी लखनऊ छोड़कर भाग गया और लेकिन शीघ्र ही वो पकड़ा गया और बलबन ने उसको सख्त सजा देकर मौत के घाट उतार दिया। और उसने अपने जो तुगरिल के जो संबंधी थे, समर्थक थे, रिश्तेदार थे, उन सभी को में और बंगाल में लोगों में भय और आतंक स्थापित करने के लिए लखनऊ के बाजार में दोनों तरफ कई किलोमीटर तक सूलियाँ स्थापित की, जहाँ पर उसके समर्थकों को, रिश्तेदारों को बड़ी कठोर और विभत्स यातनाएं देकर उनको हत्याएं करवा दी। इस प्रकार बंगाल में तुगरिल के विद्रोह का अंत हुआ और बंगाल पुनः दिल्ली सल्तनत बलबन की अधीनता में आया। इसके बाद बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, लेकिन विद्रोहों के प्रति उसको सख्त चेतावनी देकर वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। चौथी जो उसकी सफलता थी बलबन की, वो थी 40 गुलामों के मंडल अर्थात 40 गुलामों के दल का दमन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश ने जब नवस्थापित सल्तनत में तुर्की अमीरों के खिलाफ उसको एक ऐसा वर्ग, ऐसे लोगों का सहयोग चाहिए था जो उसके शासन में, उसके सल्तनत काल में, उसके विकास में, उसके उत्थान में उसके लिए समर्पित रहने वाले, सदैव जो उसकी तरक्की के लिए चाहने वाले और योग्य विश्वास पात्र अमीरों का उसको एक सहयोग की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने विश्वास पात्र लोगों का एक दल बनाया जो 40 गुलामों का दल अर्थात तुर्कान या चेहलगामी जो बरनी लिखता है उसका गठन किया। लेकिन आप देखते हैं कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये जो दल था वो अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली हो गया था और अब इसकी जो भूमिका थी वो राज्य के हित नहीं होकर अपना हित, अपनी अपना स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में ये लग गए और इन्होंने सुल्तानों को बनाने, हटाने, मारने षड्यंत्रों में ये लिप्त हो गए। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसको पता था, क्योंकि वो स्वयं भी इस दल का सदस्य रह चुका था, तो उसको पता था कि उसको कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए, सफलतापूर्वक शासन करने के लिए इस दल के लोगों को छुटकारा पाना पड़ेगा। इसलिए बलबन जब गद्दी पर बैठा तो इसने इस दल के अधिकांश सदस्यों को छोटे छोटे अपराधों पर भी कठोर सजाएं देकर आधों को ऐसे मरवा दिया और बहुत से लोगों को उसने जहर और विष देकर इस दल के अधिकांश सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया और उसको लगभग समाप्त कर दिया। पांचवी बात करते हैं हम बलबन की, तो वो है उलेमा वर्ग की उपेक्षा। तुर्की राज व्यवस्था जो है उसमें उलेमा वर्ग का राजनीति, धर्म आदि में विशेष प्रभाव रहा था, विशेषकर धर्म में। लेकिन बलबन ने धार्मिक क्षेत्र में तो इनसे सलाह लेता था, उनको महत्व दिया, लेकिन राजनीति में उलेमा वर्ग के जो अधिकार थे वो उसको ने समाप्त कर दिए और राजनीति में उसको उलेमा वर्ग को दखल देने से वंचित कर दिया। छठा, हिंदुओं के प्रति
उसकी नीति। हम जब बलबन की बात करते हैं तो वैसे तो सल्तनत काल में ही हिंदुओं की जो स्थिति थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन बलबन के समय भी जो राजपूतों की हिंदुओं की जो स्थिति थी उसमें कोई विशेष फर्क नहीं आया और उनकी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। सातवीं, सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बलबन ने लंबे समय तक वो इस राज व्यवस्था प्रशासन 40 गुलामों का दल इनसे नायब इनके पद पर काम कर चुका था, तो वो जानता था कि कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए एक बेहतरीन केंद्रीय और सुदृढ़ मजबूत केंद्रीय शासन प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था उसको बनाए रखना, उसको स्थापित रखना उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए बलबन ने जो अमीर ममालिक, दीवान इंशा, दीवान रसालात, जो महत्वपूर्ण विभाग उस काल में भी उसके महत्वपूर्ण विभाग बने रहे। इसके अलावा बलबन की बात करते हैं तो बलबन ने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ तो पर्याप्त ध्यान दिया, लेकिन बलबन ने प्रांतीय शासन व्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। ये उसकी कमजोरी थी। जब भी हम देखते हैं कि कई बार बलबन को अपने प्रांतीय अधिकारियों, प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, और इसके लिए फिर बलबन ने एक नीति अपनाई कि जैसे कि आप एकता प्रथा के संदर्भ में देखते हैं कि स्थानांतरण की नीति। तो बलबन ने इन विद्रोहों से बचने के लिए उसने इन प्रांतीय सूबेदारों का स्थानांतरण एक प्रांत से दूसरे प्रांत में करने की नीति का पालन किया, उस नीति को अपनाया। आठवीं बात करते हैं शक्तिशाली सेना। बलबन ने एक अत्यंत योग्य शासक था। वह इस तथ्य को जानता था कि वह सल्तनत की सुरक्षा, विस्तार और उसके स्थायित्व के लिए उसको एक विशाल और शक्तिशाली केंद्रीय सेना और एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है, और उसके लिए उसने प्रयास भी किया और उस तरफ विशेष ध्यान दिया। और अपनी जो उसकी जो सेना थी बलबन की, उसने अपनी सेना का जो सबसे बड़ा पद था उस जो दीवान रसाला जो दीवानी अर्ज जो इसका विभाग था, जो सर्वोच्च सैन्य विभाग था, उस सर्वोच्च सैन्य पद पर इसने बलबन ने इमाद उल मुल्क, जो एक अत्यंत योग्य, विश्वास पात्र, निष्ठावान जो इसका अमीर था, उसको नियुक्त किया और नवीन प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को तैयार करवाया तथा सेना की भर्ती में कठोर नियमों को लागू किया। और इसके अलावा बलबन ने पुराने दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया और नए दुर्ग बनवाए, वहाँ पर योग्य और कुशल सैनिक रखे, पर्याप्त मात्रा में उनके लिए रसद की व्यवस्था की, और उसने सेना में योग्य सैनिक रखे, उनकी पदोन्नति की पर्याप्त व्यवस्था की, योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाती थी, और अधिकारियों और सैनिकों का वेतन बढ़ाया। बलबन ने जो सैन्य पदाधिकारी थे, सैनिक थे, उनका वेतन बढ़ाया। और बलबन ने एक महत्वपूर्ण सुधार जो किया वो ये था कि इल्तुतमिश के समय जो सैन्य पदाधिकारी जो थे, सैन्य योद्धा जो थे, उनको जागीर या यूँ कहें कि भूमि जागीर के रूप में दी गई थी, ताकि समय पर उनकी सेवाओं का उनके लाभ लिया जा सके। लेकिन बलबन ने जो सैन्य योद्धाओं को, अधिकारियों को जो भूमि जागीर में दी गई थी उनको समाप्त कर दिया, और जिनको जागीर दी गई थी उनको भी वापस छीन लिया। नवीं जो उसकी उपलब्धि थी वो थी गुप्तचर व्यवस्था। विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए आप जैसा कि जानते हैं, भले ही राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, गुप्तचर व्यवस्था या यूँ कहें कि विद्रोही गतिविधियों की सूचना शासन के शीर्ष स्तर तक होना बेहद जरूरी था, और विशेषकर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में। तो विशाल साम्राज्य पर कुशलतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, एक यूँ कह सकते हैं कि निरंकुशता
के साथ शासन करने के लिए ये अनिवार्य था, ये आवश्यक था कि एक बेहतरीन और कुशल गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया जाए। और बलबन ने इस पर पर्याप्त ध्यान दिया और उस पर उसने बहुत अपार धन भी व्यय किया। इसने राज्य के विभिन्न भागों में गुप्तचर नियुक्त किए और जो राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं की सूचना ये सुल्तान को देते रहते थे। गुप्तचरों को आकर्षक वेतन दिया जाता था तथा उन्हें जो अमीर थे, जो पदाधिकारी थे, जो अधिकारी थे, उनके प्रभाव से भी उनको मुक्त रखा गया ताकि वो निष्ठा से बिना दबाव के और अपने दायित्वों को निर्वाह कर सकें और सुल्तान तक सही सूचनाएं पहुंचा सकें। अगर कोई गुप्तचर ठीक तरह से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करता था तो उसको कठोरतम सजा दी जाती थी, अच्छा वेतन दिया जाता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बलबन की गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में लिखते हैं, बलबन की गुप्तचर व्यवस्था में अपराध कम हुए, अधिकार प्राप्त लोगों के अत्याचारों से लोगों की रक्षा हुई। बलबन के समय गुप्तचरों को वारिद कहा जाता था। एल श्रीवास्तव बलबन की गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में लिखते हैं कि बलबन की शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से जो चल सकी, बलबन की शासन व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल सकी उसका श्रेय उसकी गुप्तचर व्यवस्था को ही जाता है। इस प्रकार सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था बलबन के निरंकुश शासन का आधार बनी, ये कहते हैं एल श्रीवास्तव। तो बलबन की जो प्रशासनिक व्यवस्था कुशलतापूर्वक चली, सही तरीके से चल पाई, उसका जो श्रेय बहुत कुछ अर्थों में जो जाता है वो है उसकी कुशल गुप्तचर व्यवस्था को। अगली जो उसकी उपलब्धियां हैं हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।